हैं क्या है देयक परागम पंजी बीटीआर बिल ट्रांजिट रजिस्टर। इसमें क्या होता है, जिन कार्यालय प्रमुखों को कोषालय से धन आहरण के लिए अधिकृत किया जाता है उन्हें प्रपत्र सीजीटीसी 17B में बिल ट्रांजिट रजिस्टर जो है रखनी पड़ती है। इसमें कोषालय को भेजे जाने वाले सभी देयकों की प्रविष्टि की जाती है। अब क्या होता है, कोई स्थापना विभाग जब प्रथम बार आहरण के लिए महालेखाकार के द्वारा अधिकृत किया जाता है, उसे प्राधिकार पत्र दिया जाता है, तो कोषालय पर धन आहरण के लिए कार्यालय जो प्रमुख है उनको क्या रखना पड़ता है, बीटीआर रखना पड़ता है, जिसके माध्यम से कोषालय से धन आहरित किया जा सके। उसमें जो है प्रविष्ट करके देयकों को कोषालय के मार्फत जो है आहरण होता है। तो किसके माध्यम से आहरण होता है, बीटीआर के माध्यम से। ये जो बीटीआर का फॉर्मा है इसको देखते हैं, क्या नाम है इसका, फॉर्म नंबर TCS1। क्या नाम है इसका फॉर्म का, TCS1। ये बिल ट्रांजिट रजिस्टर ऑफ जिस विभाग का नाम है वो नाम लिखेंगे। इसमें कुल 11 कॉलम है, जिसमें पहले कॉलम में डेट, दूसरे में सीरियल नंबर, तीसरे नंबर मेजर हेड बिल नंबर और चौथे नंबर में पार्टिकुलर किस बिल का जो देयक है उसका विवरण रहेगा इसमें। फिर उस जो देयक है उसका अमाउंट, फिर कार्यालय प्रमुख का जो है इसमें साइन होगा, सील और साइन, और ये बाकी जो है इधर ट्रेजरी है वे इस कॉलम को जो है भरेंगे। 11वां नंबर की जो टिप्पणी है देखते हैं, इसमें राजस्व तथा राजस्व निक्षेप। राजस्व में देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, राजस्व शासन की आय का मुख्य स्रोत है। क्या है, राजस्व शासन की आय का प्रमुख माध्यम है, ये बताता है। उसी प्रकार राजस्व निक्षेप का अर्थ होता है जमा, राजस्व जमा। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, राजस्व निक्षेप शासन के पास जमाकर्ता की अमानत है। क्या है, जिसने जमा किया है उसका अमानत है। ये किसका अमानत है, जमाकर्ता की अमानत है। अब फिर देखते हैं राजस्व में दूसरा पॉइंट, राजस्व को शासन की समेकित निधि में शामिल किया जाता है। राजस्व जो है, राजस्व मतलब आय, शासन का क्या होता है, आय होता है। वह किस में जमा होता है, समेकित निधि, अर्थात इसको संचित निधि भी कहते हैं। तो इस संचित निधि में जो आय प्राप्त होता है शासन को, आय कहाँ से प्राप्त होगा, शासन को टैक्स से प्राप्त होगा। और जो अन्य स्रोत है, रजिस्ट्री हो गया भूमि का और आबकारी विभाग से हो गया, मतलब शासन के जितने भी स्रोत है जहाँ से आय प्राप्त हो, वो आय कहाँ पर आकर के जमा होता है, समेकित निधि, संचित निधि में जमा होता है। उसी प्रकार से राजस्व निक्षेप में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, राजस्व निक्षेप को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा एक प्रकार का खाता है, जिस प्रकार से राजस्व में समेकित निधि खाता था, वैसी उसी तरह से राजस्व निक्षेप में लोक लेखा जो है, अमानत की जो राशि प्राप्त होती है वह लोक लेखा में जमा होता है। तो लोक लेखा में जमाकर्ता की जो अमानत है उसको जमा किया जाता है। अब देखते हैं राजस्व में तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राजस्व को सामान्यतः लौटाया नहीं जाता है। क्यों लौटाया नहीं जाता, क्योंकि राजस्व सरकार को टैक्स वगैरह से जो प्राप्त आय है उसको समेकित निधि में शामिल करने के बाद वह समेकित निधि का जो राशि है उसको विकास कार्यों में, वेतन भत्तों इत्यादि में लगाएंगे उसको। तो वह क्या है, आय का माध्यम है, उसका आय है, तो उसको लौटाया नहीं जाएगा, ये बताता है। फिर राजस्व निक्षेप में क्या कहता है, राजस्व जमा में तीसरा पॉइंट, राजस्व निक्षेप को कार्य पूरा होने पर लौटा दिया जाता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे कोई शासकीय सेवक है, वह अपने सेवा के दौरान वेतन के साथ कटौती करवाता है जीपीएफ में। तो जीपीएफ में जो राशि कटता है वह किस में जमा होता है, समेकित निधि में जमा तो नहीं होगा, क्योंकि वो शासन की आय का माध्यम है। लेकिन इसमें उसका जो जीपीएफ कटौती है वह किस में जमा होगा, लोक लेखा में जमा होगा। क्यों लोक लेखा में जमा होगा, क्योंकि इसमें अमानत राशि जमा की जाती है, जमाकर्ता की अमानत राशि। तो अमानत राशि को लोक लेखा में जमा किया जाता है। और जब शासकीय सेवक रिटायर होगा या आकस्मिक यदि उनका मृत्यु हो जाता है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, शासन ने जो अमानत राशि जीपीएफ से काट करके जमा किया था लोक लेखा में, उस राशि को लोक लेखा से निकालकर क्या करता है, उस कर्मचारी को वापस लौटा देगा ब्याज समेत। तो क्या हो गया, इसका अर्थ हमने ये समझा कि राजस्व निक्षेप को कार्य पूरा होने पर
लौटा दिया जाता है। फिर देखते हैं राजस्व का चौथा पॉइंट क्या कहता है। राजस्व कभी शासन के खाते में व्यवगत नहीं होता, लेप्स नहीं होता है। क्यों लेप्स नहीं होता है? क्योंकि वो राशि आय से प्राप्त हुई है शासन को और उसको वह विकास कार्यों में लगाएगी, उसके आय का ही माध्यम है वो। फिर राजस्व निक्षेप में जो चौथा पॉइंट है क्या कहता है, राजस्व निक्षेप सामान्यतः 3 वर्ष के बाद यदि वापस नहीं होता तो शासन के खाते में व्यवगत माना जाता है। अब इसमें जैसे हमने बकाया सत्व बकाया दावे के बारे में पढ़ा था कि 3 वर्ष के बाद जो है यदि क्लेमकर्ता ने कोई क्लेम नहीं किया तो वह शासन के पक्ष में क्या हो जाता है, व्यवगत लेप्स हो जाता है। तो व्यवगत होकर वह राशि कहाँ जमा होगा, लोक लेखा में ही जमा होगा ना, क्योंकि लोक लेखा वह आता है जिसमें अमानत राशि रखा जाता है। अब जब तक वो जमा करता है उसको क्लेम नहीं करेगा तब तक वह इस खाते में रहेगा, लोक लेखा में ही जमा रहेगा। जब वो चाहेगा उसके लिए तो क्या करेगा, वो क्लेम करेगा, तब जो है वो राशि जो है लोक लेखा से निकालकर उस जमाकर्ता को वापस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है। फिर देखते हैं 12 नंबर की जो टिप्पणी है, आयोजना व्यय एवं आयोजनेतर व्यय। आयोजना व्यय क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आयोजना अर्थात प्लानिंग के साथ जो कार्य प्लानिंग के साथ किया गया हो वह आयोजना व्यय की श्रेणी में आएगा। इसमें क्या कहता है, पंचवर्षीय योजना पर जो व्यय किया जाता है वह आयोजना व्यय की श्रेणी में आता है। पंचवर्षीय योजना में पहले से प्लानिंग बनाएंगे कि ये विकास करना है, ये काम करना है, तो नाम से ही स्पष्ट है। अब फिर देखते हैं दूसरा जो है आयोजनेतर व्यय। इसमें क्या कहता है, जबकि स्थायी प्रकार का जो व्यय होता है वह आयोजनेतर व्यय की श्रेणी में आता है। स्थायी प्रकार, अब जैसे बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया, दूरभाष हो गया, ये किस प्रकार का व्यय है, ये चलते ही रहता है, स्थायी प्रकार है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे इस प्रकार के जो व्यय है वह आयोजनेतर व्यय की श्रेणी में आएगा, ये बताया गया है। अब आते हैं 13 नंबर की टिप्पणी, अंतर्विभागीय समायोजन। किसी शासन के 2 विभागों के बीच लेन देन के निपटारे को अंतर्विभागीय समायोजन कहते हैं। इसमें जैसे ही सामग्री या सेवाएं प्रदाय की जाएगी, प्रदाय करने वाला अधिकारी जिस विभाग को सामग्री या सेवाएं प्रदान कर रहा है उसे एक बीजक देगा। बीजक पर लेखा शीर्ष बताया जाएगा। बीजक प्राप्त होने पर सामग्री या सेवाएं लेने वाले विभाग का अधिकारी प्रदाय प्राप्ति को प्रमाणित करेगा तथा उचित शीर्ष पर राशि जमा किए जाने हेतु बीजक एवं चालान अंतरण जमा प्रविष्ट द्वारा भुगतान किए जाने हेतु कोषालय में प्रविष्ट करेगा। कोषालय अधिकारी चालान की मूल प्रति अपने पास रखेगा। द्वितीय एवं तृतीय प्रति जिस अधिकारी को प्रदाय किया गया है उसे वापस करेगा। प्रदाय प्राप्त करने वाला अधिकारी एक प्रति अपने पास रखकर दूसरी प्रति उस विभाग के अधिकारी को भेजेगा जिसने सामग्री या सेवाएं प्रदाय की है। ऐसे समायोजन तब ही होता है जब सेवा प्रदाय करने वाला विभाग सेवा का मूल्य वसूल करने के लिए अधिकृत है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसको देख लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। इसमें टिप्पणी है आंशिक अंतिम आहरण, ये जीपीएफ से संबंधित है। इसमें देखते हैं सामान्य भविष्य निधि 1955 के नियम 16A के अनुसार कुछ आवश्यक कार्यों के लिए शासकीय कर्मचारियों के द्वारा अपने जीपीएफ में जमा राशि से आंशिक अंतिम विकर्षण किया जाता है, जो है अंतिम प्रकार का आहरण है। किस प्रकार का आहरण है? अंतिम प्रकार का आहरण है। इसे नहीं लौटाना पड़ता है, यही आंशिक अंतिम आहरण है। क्या होता है कि कुछ विशेष कार्यों के लिए, आवश्यक कार्यों के लिए, जैसे भवन निर्माण हो गया, शादी हो गया, चिकित्सा के लिए हो गया, तो इसमें जीपीएफ में जो अपना जमा होता है राशि, उसको निकालने के लिए उचित माध्यम से आवेदन देकर जो है आहरण करते हैं जब, तो इस नियम के अंतर्गत जो है उस आहरण को जीपीएफ में जो है राशि को लौटाना नहीं पड़ता, यह बताया गया इसमें। 15 नंबर की जो टिप्पणी है इसमें बिल रजिस्टर एवं बिल ट्रांजिट रजिस्टर BR एंड BTR, इन दोनों में अंतर देखेंगे। बिल रजिस्टर कोषालय से आहरण हेतु जो देयक तैयार किए जाते हैं उनकी प्रविष्टि बिल रजिस्टर में करना आवश्यक है। यह क्या होता है? बिल रजिस्टर होता है। इसमें 2 पेजों में होता है, देखिएगा
ऑफिस ऑफ द, इसमें उस शासकीय विभाग का नाम आएगा। फिर पहले पेज में क्या होता है 8 कॉलम होती है, उसी प्रकार दूसरे पेज में 9 से 17 तक कॉलम होती है। इसमें पहले नंबर के जो कॉलम है इसमें बिल नंबर एंड डेट, दूसरे नंबर में पार्टिकुलर ऑफ बिल, किसका बिल है उसका नाम आएगा, फिर नेट अमाउंट आएगा कितने अमाउंट का है, गेजेट ऑफिसर का जो साइन है वहाँ पर सील और साइन लगेगा। फिर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ट्रेजरी में कब प्रस्तुत हुआ, टोकन नंबर, अमाउंट पास्ड कब हुआ, ये 5 से लेकर जो है 8 तक ये कोषालय द्वारा जो है भरा जाएगा। और इधर का पूरा जो है कोषालय का ही काम का है। हमारा जो विभाग का काम है, जो कार्यालय प्रमुख का जो भरे जाने वाला जो है कॉलम है वे 1 से लेकर के 4 तक है। अब आते हैं बिल ट्रांजिट रजिस्टर में। जब देयक को भुगतान के लिए जब कोषालय में प्रस्तुत करना होता है, क्या होता है देयक को तैयार कर लिए अपने ऑफिस में, उसके बाद जब देयक को भुगतान के लिए कहाँ भेजेंगे, कोषालय में भेजेंगे। तो बिल रजिस्टर में चढ़ाने के बाद क्या करते हैं उसको बीटीआर में चढ़ाते हैं। तो जब देयक को भुगतान के लिए कोषालय प्रस्तुत करना होता है तब उनको क्या करते हैं बिल ट्रांजिट रजिस्टर में अंकित कर प्रस्तुत किया जाता है। वह क्या होता है, वह बिल ट्रांजिट रजिस्टर होता है। पहले बिल रजिस्टर में चढ़ाएंगे, उसके बाद उसको देख करके जो है बिल ट्रांजिट रजिस्टर में चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको 3 प्रतियों में होता है। बिल ट्रांजिट रजिस्टर जो है 3 प्रति में होता है। तो एक प्रति में लिखेंगे और बाकी जो 2 प्रतियां होती है किसमें होता है, कार्बन में होता है, कार्बन प्रति होता है। तो उसमें प्रविष्ट करके कहाँ भेजेंगे, बिल बीटीआर में चढ़ा करके उसको कोषालय भेज देते हैं। तो इसमें देखते हैं कैसा फॉर्म होता है, किस प्रकार से होता है। फॉर्म नंबर इसको TCS 1 के नाम से जानते हैं। कौन से फॉर्म नंबर है इसमें, फॉर्म नंबर TCS 1। ये क्या होता है, बिल ट्रांजिट रजिस्टर ऑफ उस शासकीय विभाग का नाम आएगा। फिर इसमें देखते हैं 11 तक के जो कॉलम है इसमें क्या होता है, पहले नंबर के जो कॉलम है इसमें डेट, दूसरे नंबर के कॉलम में सीरियल नंबर, तीसरे नंबर में मेजर हेड बिल नंबर, चौथे में पार्टिकुलर जो देयक है उसका कौन से देयक है, किस प्रकार का देयक है उसका डिटेल आएगा। फिर अमाउंट, उस देयक का जो अमाउंट है इसमें लिखेंगे 5वें नंबर के कॉलम में अमाउंट। फिर 6वें नंबर के कॉलम में जो कार्यालय प्रमुख है वो यहाँ पर सील और साइन करेगा। फिर 7वां से लेकर जो 11वां तक का जो कॉलम है वे सब जो है ट्रेजरी के लिए है, अपने लिए केवल 1 से लेकर 6 तक है। 16 नंबर की जो टिप्पणी है आवर्ती व अनावर्ती व्यय। आवर्ती व्यय में देखते हैं वह व्यय जो निरंतर होता रहता है, जैसे विद्युत बिल का भुगतान, दूरभाष, लेखन सामग्री का क्रय आदि, जो निरंतर होता रहता है। अब ये क्या है, विद्युत बिल भी निरंतर आता ही रहता है महीने में, दूरभाष भी आएगा, लेखन सामग्री जो हम लोग पेन वगैरह जो स्टेशनरी से संबंधित जो क्रय करते हैं वे निरंतर होता रहता है, आता ही रहता है। तो जो आता ही रहता है वो आवर्ती व्यय में होता है। उसी प्रकार से अनावर्ती व्यय में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, वह व्यय जो यदा कदा कभी कभी होने वाला व्यय है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी का क्रय आदि। हम कंप्यूटर को तो बार बार हर महीने नहीं खरीदते हैं, जब आवश्यकता होती है तभी खरीदते हैं। तो जो अनावर्ती, जो यदा कदा जो कभी कभी होता है वे किसके अंतर्गत आएगा, अनावर्ती व्यय के अंतर्गत आएगा। फिर आवर्ती व्यय का जो दूसरा पॉइंट है देखते हैं, प्रत्येक कार्यालय को कुछ आवश्यक खर्चों की पूर्ति के लिए बजट आवंटन उपलब्ध कराया जाता है, इससे जो व्यय किया जाता है वह आवर्ती व्यय होता है। क्या होता है, आकस्मिक व्यय के लिए जो है शासन एक मुश्त वार्षिक जो है बजट उपलब्ध करा देती है कि आपको जो आकस्मिक रूप से जो खर्च आएगा वो इस मद से खर्च करेंगे। अब देखते हैं अनावर्ती व्यय जो है क्या होता है, विशेष मांग पर वांछित धन राशि खर्च करने की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दी जाती है, इससे जो व्यय किया जाता है वह अनावर्ती होता है। जैसे हमने पहले काल में पढ़ा कि फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, आप कोई जो मशीनरी खरीदेंगे या कंप्यूटर खरीदेंगे, जब हमको विशेष रूप से आवश्यकता होगी तो उसको विशेष मांग के अंतर्गत जो है सक्षम प्राधिकारी से पहले स्वीकृति लेंगे, उसके बाद जो है स्वीकृति मिलने के बाद हम उसको व्यय कर सकते हैं। वो क्या होता है, अनावर्ती प्रकृति के अंतर्गत आएगा।
अब इसको हम लोग जो है समझ लिए। अब देखते हैं 17 नंबर का जो टिप्पणी है, देयक एवं प्रमाणक। देयक और प्रमाणक क्या होता है? देयक देखते हैं कोषालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र है, जिसमें पहला देखते हैं देयक शासन द्वारा भुगतान किए जाने योग्य दावों का प्रपत्र है। क्या है? शासन द्वारा जो भुगतान होता है तो उसका क्या है? प्रपत्र है। उसी प्रकार प्रमाणक क्या होता है? वाउचर है। इसमें क्या होता है? देखिए, कोई भी देयक प्रमाणक बन जाता है जब उसमें निम्न बातें हों। कौन कौन सी बातें? पहला देखते हैं, प्राप्तकर्ता के राशि प्राप्त करने की पावती रसीद है। अब जब देयक में प्राप्तकर्ता की पावती हो गया, उसका साइन हो गया, तो क्या बन जाता है? वही प्रमाणक वाउचर बन जाता है। उसी प्रकार देयक में देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें देय राशि का संपूर्ण विवरण, राशि का ब्यौरा होता है। अब देख लीजिए इसको, जैसे हमने बिल रजिस्टर में पढ़ा था पहले। बिल रजिस्टर क्या होता है? एक प्रकार का देयक है। इसमें क्या होता है? पूरा विवरण रहेगा, किस के लिए खर्चा कर रहे हैं, किस चीज का बिल है। इस प्रकार का जो डिटेल है, इसमें किसके अंतर्गत आएगा? ये देयक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार जो है प्रमाणक, इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? विभागीय अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से राशि का भुगतान विवरण होता है। और तीसरा क्या कहता है? देयक पर भुगतान की मुद्रा का अंकन व दिनांक अंकित होने पर जो है प्रमाणक और वाउचर जो है ये बन जाता है। कब देयक जो है प्रमाणक बनेगा? जब उसमें भुगतान की मुद्रा का अंकन और दिनांक अंकित होगा, तो क्या हो जाएगा? वो देयक क्या बन जाएगा? वाउचर बन जाएगा, प्रमाणक बन जाएगा। टिप्पणी 18, धन ऋण ज्ञापन प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम। वह मासिक लेखा जिसमें स्थानीय जमा, व्यक्तिगत जमा, मुद्रांक, कृषि ऋण प्रत्येक माह कोषालय द्वारा लेन देन की स्थिति को प्रपत्र CGTC 69 में तैयार कर महालेखाकार को भेजा जाता है, उसे धन ऋण ज्ञापन कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? वह मासिक लेखा क्या है? ये एक प्रकार का मासिक लेखा है जिसमें लेन देन की स्थिति को प्रपत्र, कौन से प्रपत्र में? CGTC 69 में तैयार करके किसको भेजते हैं? महालेखाकार को भेजते हैं। यही मासिक लेखा जो है, जो हर महीने भेजते हैं, जो जिसमें लेन देन की स्थिति होती है, प्रपत्र CGTC 69 में तैयार कर महालेखाकार को जो भेजा जाता है, उसे ही धन ऋण ज्ञापन कहते हैं। सिंपल सी बात है, मासिक लेखा है, लेन देन की स्थिति है, प्रपत्र CGTC 69 में तैयार कर महालेखाकार को भेजते हैं। यही जो है धन ऋण ज्ञापन है। अब इसका हम प्रारूप देख लेते हैं। ये 5 कॉलमों में बटा है। पहले कॉलम में विगत माह की ओपनिंग बैलेंस, दूसरे कॉलम में चालू माहों में हुई प्राप्तियां, रिसिप्ट ड्यूरिंग द मंथ, तीसरे कॉलम में योग टोटल होता है, चौथे कॉलम में भुगतान रीपेमेंट होता है, पांचवें कॉलम में अंतिम माह की क्लोजिंग बैलेंस होता है। अध्याय चैप्टर 5, यह सहायक नियम 447 से 482 तक विस्तृत है। इसमें बैंक कोषालय हेतु विशेष नियम, स्पेशल रूल फॉर बैंक ट्रेजरीज, इसके बारे में बताया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत ही हम सेक्शन जो है 5 तक हम पढ़ेंगे। इसमें अनुभाग सेक्शन 1 देखते हैं, सामान्य जनरल। यह सहायक नियम 447 से 450 तक है। इसमें जो बातें निहित हैं उसको देखते हैं। इस अनुभाग में शासन की प्राप्ति संवितरण का लेन देन के बारे में बताया गया है। यदि इन नियमों में जहां शंका उत्पन्न हो, जिलाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को संदर्भित करेगा। क्या कहता है इसमें कि शासन की जो प्राप्ति और संवितरण है, उसके जो लेन देन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यदि इस लेन देन में यदि कोई शंका उत्पन्न होता है तो जिलाध्यक्ष जो कलेक्टर होता है वह किसको लिखेगा? महालेखाकार को लिखेगा उसके बारे में। तो महालेखाकार के निर्देशानुसार जो है उस लेन देन
को महालेखाकार के निर्देशानुसार क्रियान्वित करेगा, ये बताया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 2, इसमें बैंक में जमा पेमेंट इनटू द बैंक, इसके बारे में बताया गया। यह सहायक नियम 451 से 456 तक विस्तृत है। इसमें क्या बताया गया है? चालान के बारे में बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शासकीय खाते में धन जमा करना चाहता है तो चालान के माध्यम से अपेक्षित संख्या 3-4 प्रति में बैंक में प्रस्तुत करेगा। बैंक उस धनराशि को शासन के उचित लेखा शीर्ष में स्वीकार कर जमा लेगा तथा शेष चालान की प्रति दैनिक लेखा के साथ कोषालय भेजने हेतु रखेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति शासन के खाते में यदि धन जमा करना चाहता है तो शासन का कौन सा खाता होता है, उसमें खाता जो है, खाते का डिटेल, लेखा का जो विषय है, लेखा में हम पढ़ेंगे कि लेखा कौन कौन से शीर्ष होते हैं, उसमें कौन से हेड होते हैं, लेखा शीर्ष, मुख्य शीर्ष और विस्तृत शीर्ष, ये सब जो है उसमें बताया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो शासन के यदि खाते में व्यक्ति धन जमा करना चाहता है तो किसके माध्यम से जमा करेगा? वो चालान के माध्यम से जमा करेगा जो 3-4 प्रतियों में होगा। और कहाँ जमा करेगा? बैंक में जमा करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो बैंक क्या करता है? उस धनराशि को जो व्यक्ति से प्राप्त किया है उसको शासन के जो लेखा शीर्ष होता है उसमें स्वीकार कर जमा लेगा तथा शेष चालान की जो प्रति है उसको दैनिक लेखा के साथ बैंक क्या करता है? दैनिक लेखा मेंटेन करता है। तो दैनिक लेखा के साथ क्या करता है? कोषालय भेजने हेतु रखेगा, ये बताया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 3, इसमें समेकित निधि और लोक लेखा से धन का प्रत्याहरण, विथड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये सहायक नियम 457 से 472 तक विस्तृत है। इसमें जो बातें निहित है उसको देखते हैं। वर्तमान में समस्त देयक कोषालय से आहरित होता है, जैसा कि हम जानते हैं, जिससे कोषालय अधिकारी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। विभागीय भुगतान, वापसियां, मुद्रांकों के विक्रय पर छूट, स्कंध प्रमाण पत्र आदि के नियमों के अधीन आहरण होता है। हम लोग देखते हैं कि कोषालय क्या है? शासन का जो आय है वह आय को यदि आहरित करना है उस राशि को तो कहाँ से आहरित होगा? वो कोषालय से आहरित होगा। वेतन भत्ते इत्यादि कहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं? देयक के माध्यम से कोषालय में प्रस्तुत करते हैं। तो कोषालय का जिम्मेदारी जो है इससे और अधिक बढ़ जाती है, जो कोषालय अधिकारी है उसकी। तो वो कोषालय अधिकारी जो कोषालय हम लोग पढ़ रहे हैं, कोषालय अधीन जो इसमें जो नियम दिया गया है, तो इन नियमों के अधीन ही जो है कोषालय अधिकारी उसको क्या करेगा? आहरित करके संबंधित को प्रदाय करेगा, ये बताया गया इसमें। फिर अनुभाग सेक्शन 4, दैनिक लेखा एवं वितरण पत्र, डेली अकाउंट एंड रिटर्न्स, यह 473 से 476 तक विस्तृत है। इसमें जो बातें निहित है उसको देखते हैं। राज्य शासन के संव्यवहार, लेन देन से संबंधित लेखा एवं वितरण पत्र बैंक द्वारा कोषालय अधिकारी को प्रपत्र CGTC 63 में भेजे जाएंगे, ये बताया गया है। दैनिक लेखा, इसमें दैनिक लेखा के बारे में और वितरण पत्र के बारे में बताया गया है। जो प्रपत्र किसमें भेजते हैं कोषालय अधिकारी को, बैंक द्वारा किसमें भेजेगा? प्रपत्र CGTC 63 में भेजेगा, ये बताया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 5, इसमें विविध मिसकेलेनियस के बारे में बताया गया है। ये सहायक नियम 477 से 482 तक विस्तृत है। जो ये अध्याय 5 का है वो उसका आखिरी नियम जो है 482 तक ये विस्तृत है, 477 से 482 तक। अब इसमें जो बातें निहित है देखते हैं। भुगतान पंजी, कोषालय अधिकारी उपयुक्त प्रपत्र में भुगतान आदेशों की एक पंजी संधारित करेगा जिसमें लेखाओं का दैनिक अंकन, सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र, कोषालय विवरण, बैंक के साथ उप कोषालय का लेन देन, आपात व्यवस्था से संबंधित नियम निर्देश वर्णित है। ये क्या है? भुगतान पंजी है। भुगतान पंजी में क्या क्या होता है ये सब के बारे में इसमें विविध में बताया गया है। अध्याय चैप्टर 6, यह सहायक नियम 483 से 514 तक विस्तृत है। इस अध्याय में विभाग विशेष को लागू विशेष नियम, स्पेशल रूल एप्लीकेबल टू पार्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में हम अनुभाग 1 से लेकर के अनुभाग 3 तक पढ़ेंगे। अनुभाग सेक्शन 1 में लोक निर्माण विभाग
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह सहायक नियम 483 से 499 तक विस्तृत है। इसमें जो निहित बातें हैं देखते हैं। समस्त लेन देन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा कोषालय के मार्फत होगा, अर्थात जो लोक PWD का जो लेन देन होता है वह किसके माध्यम से होगा? कोषालय के माध्यम से होगा। फिर दूसरा जो बिंदु है उसमें कहता है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त राशियां यथाशीघ्र कोषालय में भेजी जाएगी, अर्थात यदि विभाग को कोई राशि प्राप्त हुई है किसी माध्यम से तो वह राशि विभाग अपने पास नहीं रखेगी, उसको क्या करेगी? विभाग यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उसको कोषालय में भेज देगी। लोक निर्माण के अधिकारी निम्न 2 विधियों से राशि का आहरण कर सकते हैं। PWD के जो अधिकारी हैं वे 2 विधि के माध्यम से जो है राशि को निकाल सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। वह कौन कौन सी विधि है देखते हैं। देयक द्वारा विज्ञप्त राजपत्रित शासकीय सेवक का देयक किसका निकालेंगे? विज्ञप्त जो गेजेट ऑफिसर है उसका जो देयक बनता है उसको निकालते हैं। फिर दूसरा जो विधि है धनादेश चेक द्वारा, किसके माध्यम से निकालेंगे? देयक राशि को धनादेश चेक के द्वारा, ये बताया गया है। फिर अगला जो बिंदु है उसमें क्या कहता है? इस विभाग के संवितरण अधिकारी द्वारा सीधे धनादेश चेक के माध्यम से आहरित कर सकते हैं। इनको विशेष रूप से जो लागू नियम है उसमें कहता है कि चेक के माध्यम से क्या करता है? आहरण कर सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है देखते हैं। पासबुक प्रपत्र CGTC 57 में धनादेशों का वितरण संधारित किया जाएगा। अब जो ये पासबुक है जो धनादेश चेक है उसको एक प्रपत्र पासबुक में संधारित करेगा। वह प्रपत्र कौन सा है? CGTC 57। क्या नाम है उसका? प्रपत्र CGTC 57। इसमें धनादेश का जो विवरण है उसको संधारित किया जाएगा, ये बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं अनुभाग सेक्शन 2 वन विभाग। PWD का देख लिए। अब अनुभाग 2 में किसके बारे में बताया गया है? विशेष विभाग कौन सा है? वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यह सहायक नियम 500 से 513 तक विस्तृत है। जो वन विभाग के कर्मचारी गण हैं वे इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोषालय में राजस्व जमा करने के माध्यम कौन कौन से माध्यम? जमा, चालान, मनी ऑर्डर। फिर दूसरा पॉइंट है कोषालय से आहरण। अब ये जमा करने के माध्यम देख लिए, चालान, मनी ऑर्डर। फिर कोषालय से आहरण किस प्रकार करेगा? उन संभागों के प्रभारी अधिकारी विभागीय संवितरण हेतु अपेक्षित निधियां उन कोषालय से जिनके साथ महालेखाकार द्वारा उनके खाते रखे गए हैं धनादेश चेक द्वारा आहरण कर सकते हैं। निर्दिष्ट सीमा जितने तक के ऐसे धनादेश लिखे जा सकें बाबत कोई साख पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अर्थात कोषालय से किस माध्यम से आहरण करेगा? चेक के माध्यम से आहरित करेगा। लेकिन इसमें कहता है कि निर्दिष्ट सीमा जितने तक के ऐसे धनादेश लिखे जा सकते हैं बाबत कोई साख पत्र जारी नहीं किया जाएगा। साख पत्र क्या है कि जारी नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया इसमें। फिर देखते हैं अनुभाग 3 सेक्शन 3। ये राज्यपाल के सैनिक सचिव, मिलिट्री सेक्रेटरी टू द गवर्नर। इसमें सहायक नियम 514 में दिया गया है इसको। इसमें क्या कहता है? राज्यपाल के सैनिक सचिव द्वारा ऐसे कोषालय उप कोषालय से जिनके साथ उनका खाता रखा गया है धनादेशों चेक के माध्यम से जो है आहरण प्राप्त की जा सकती है, ये बताया गया है। तो एक प्रकार से जो तीनों विभाग है इसमें आहरण किस प्रकार से होगा बताया गया है? चेक के माध्यम से होगा, ऐसा बताया गया है। अब ये हो गया विशेष प्रकार के जो विभाग है उनमें जो नियम लागू है उसके बारे में हम अध्याय चैप्टर 6 में पढ़े। अब आगे चलते हैं अध्याय जो 7 है उसमें। अध्याय